नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को है और 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे एग्ज़ाम से पहले कुछ यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश देख लेंगे हम लोग। कुछ टिप्स आपको बताने वाले हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का साल पेपर आप देख लीजिएगा, लास्ट ईयर 2021 वाला फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का। और क्वेश्चन पेपर आप सभी के पास होगा विद आंसर की उम्मीद करते हैं, और आप सभी ने प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देखा होगा। आयोग से कुछ निर्देश जारी किए गए थे, अगर आपने ना देखा हो तो आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में 380 सीटों को लेकर के आज भी कोर्ट की केस स्टेटस आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये जो है सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर है लास्ट ईयर का, और हमने बहुत पहले भी आप सभी से अनुरोध किया था कि आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख लीजिएगा, करंट अफेयर छोड़ करके। करंट अफेयर आप केवल इतना भर देख लीजिएगा कि करंट अफेयर किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और सिलेबस से बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला है। सिलेबस अगर आपने अच्छे से ध्यान से देखा होगा। इसके अलावा हमने आप सभी से ये भी कहा था कि लेखपाल का पेपर हुआ हो, फॉरेस्ट गार्ड का जो आपके सिलेबस वाला उसमें पार्ट है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। या फिर उसके पहले UDA LDA सप्लाई इंस्पेक्टर वाला पेपर हुआ रहा हो तो उन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। क्या पता वहाँ से 2-4 क्वेश्चन कुछ मिलते जुलते आपको यहाँ पर मिल जाए। और ग्राफ और तालिका वाला जो प्रश्न है, आप कोशिश करिएगा ग्राफ और तालिका वाला प्रश्न भले ही आप बिल्कुल लास्ट में करिए, लेकिन वो आप 20 में 20 प्रश्न कर सकते हैं। जीके वाला जो 10 क्वेश्चन है, या जो शुरू के 30 क्वेश्चन है आपके, जिसमें जनरल साइंस है, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी हैं। और इसके बाद करंट अफेयर 50, ये 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप सबसे पहले कर सकते हैं, या जो आपको सबसे पहले आसान पड़े। जैसे आपको सबसे पहले लगे कि नहीं हमें हिंदी कर लेना चाहिए, आप हिंदी कर लीजिएगा, हिंदी के गद्यांश कर लीजिएगा। आपके ऊपर है पूरी तरह से कि आप कौन सा पार्ट, लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि जो पार्ट पहले आपको आसान लगे उन्हें आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा, जो पार्ट आपको पहले आसान लगे। और शुरू के 1 घंटे में आप कोशिश करिए कम से कम 60-65 क्वेश्चन कर लीजिए। और जो लास्ट का 1 घंटा है, चूँकि उसमें आपने कैलकुलेटिव वाला पार्ट छोड़ा होगा, जैसे ग्राफ तालिका वाला पार्ट आपने छोड़ा होगा, या मैथ की रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़े होंगे, तो वहाँ पे आपको प्रश्न कम रहेंगे लेकिन समय ज़्यादा चाहिए होगा। क्वेश्चन आप करते जाएं और उसी के साथ साथ आप गोला भी भरते जाएं। बाद के लिए आप गोला मत छोड़िएगा। गोला भरने में अगर कोई मिस्टेक हुई बाद में किसी क्वेश्चन में, तो हमारे तो नंबर तो जाते ही जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग ऊपर से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इस बार एक बदलाव किया गया है, क्वेश्चन पेपर में का सीरीज आपको नहीं भरना होगा OMR शीट में, बल्कि क्वेश्चन पेपर का एक कोड दिया रहेगा पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन पेपर का, वही पर्टिकुलर कोड आपको अपने OMR शीट में केयरफुली भरना होगा। अगर वो छूटा तो फिर आपका OMR शीट जांची नहीं जाएगी। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जितनी भी चीज़ें आपको भरनी है, हिंदी में नाम और सिग्नेचर, आप जिसमें भी करते हो सिग्नेचर तो सिग्नेचर होता है, लेकिन केवल नाम आपका हिंदी में लिखा होना चाहिए। इसके अलावा परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा तिथि और केंद्र का जो कोड रहेगा, ये सभी चीज़ें आप केयरफुली भरिएगा। काले या फिर नीले बॉल पॉइंट पेन दिया गया है। ये फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है। कोशिश करिएगा कि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि 37,63,000 टोटल रजिस्टर्ड अभ्यर्थी हैं। हम मान लेते हैं 37 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। अब उन 37 लाख में से 37 लाख में कम से कम आपको 37,000 तक की रैंक हो या उसके और अंदर की रैंक हो, तब तो आने वाले किसी भी भर्ती, और जहाँ पर सीटें 100-200 सीटें रहेंगी वहाँ पर तो 3,000, 4,000, 5,000 के नीचे अंदर रैंक हो, तब जा कर के चांस मिलेगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितना आप मेहनत करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करते रहिए। अपने स्तर से पूरी कोशिश करिए कि आपका एक अच्छा स्कोर बने इस एग्ज़ाम में, ताकि फिर उसके बाद जो भर्तियां आएँ, इस बार भर्तियां जो आनी थी आई हैं, लेकिन अभी बहुत सारी भर्तियां नहीं भी आ पाई। और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में, अभी आप देखेंगे ANM की नई भर्ती हो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली, या पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली भर्ती, या स्टाफ नर्स की भर्ती, स्टेनो की हो गया, BDO की नई भर्ती, लोअर PCS की नई भर्ती, जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती, ग्राम पंचायत सचिव की नई भर्ती, और इसी तरह से हो सकता है कि युवा कल्याण अधिकारी की भी नई भर्ती का विज्ञापन आए। इसके अलावा लेखपाल की नई भर्ती हो सकता है, फिर आगे फॉरेस्ट गार्ड, AGTA की भर्ती तो अभी आनी है 2021 से। तो इसी तरह से बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन इन फ्यूचर आएंगे, लेकिन उनके लिए आवश्यक है कि आपकी जो रैंक है, परसेंटाइल स्कोर है आपका 90 से ऊपर होना चाहिए।
80 से ऊपर ही आप स्कोर करके आएँ। 80 से अगर आप नीचे हैं तो जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होंगी 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 वहीं पर मौका मिलने के चांस रहेंगे। ग्राफ तालिका वाले प्रश्न आप लास्ट में करिएगा, उसमें समय ज़्यादा लगेंगे। और हिंदी गद्यांश के प्रश्न आप सबसे पहले कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए, या फिर जीके वाला पार्ट सबसे पहले कर सकते हैं, करंट अफेयर वाला। शुरू के जो 30 क्वेश्चन हैं जीएस वाले, वो आप पहले कर सकते हैं। इसके बाद आप फिर जनरल साइंस का है, या फिर जनरल इंग्लिश का पेपर है, या फिर मैथ का है, रीजनिंग का है, उसके बाद ग्राफ और तालिका, इस प्रकार से प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक निर्देश पुस्तिका जारी हुई थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 को लेकर के। आप लोगों ने देखा है कि नहीं, बस इतना बताइए। अगर आपने ना देखा हो तो मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी दिखाऊंगा स्क्रॉल करके। तो प्लीज़ आप जहाँ पे आपको पढ़ना हो उसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप उसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। ये तो हो गया परीक्षा को लेकर के 15-16 परीक्षा का कार्यक्रम। और ये जो इंडेक्स है इसको छोड़ दीजिए, नीचे आते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर परीक्षा किस प्रकार से होनी है, कितना समय है, कितने बजे से कितने बजे तक, दोनों दिनों को लेकर के, कितना केंद्र बनाया गया है, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, जो आपको ओएमआर सीट भरनी है, सीरीज नहीं रहेगी, उसमें आपको परीक्षा जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका कोड भरना होगा, परीक्षा जो सुरक्षा कार्यदायी संस्था का नाम क्या है, ओएमआर पत्रक में आपको जो स्टूडेंट वाली जो अभ्यर्थी कापी होगी वो आपको रखनी है, शेष 2 कापी आपको वहाँ पे जमा करनी है। और क्वेश्चन पेपर भी आप लेकर के आ सकते हैं। ये कुछ कलर कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और गतिविधियाँ दिया हुआ है, चाहे कोषागार से क्वेश्चन पेपर का आना, परीक्षा तक, परीक्षा केंद्र तक, फिर वापस परीक्षा होने के पश्चात फिर से उनको लाकर में पहुँचाया जाना, ये सभी प्रोसेस होते हैं इसमें। अगर आपको देखना हो देख लीजिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें आपको अपना समय ख़राब नहीं करना है। 2 घंटा पहले आपको पहुँचना अनिवार्य है। और परीक्षा समाप्ति से पहले आपको क्लास से बाहर आने की अनुमति नहीं रहेगी, और आधे घंटे के बाद गेट बंद कर दिया जाएगा परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले। घड़ी वगैरह लगा के आप जा नहीं सकते हैं, वहाँ पे समय बताया जाएगा। 15 मिनट पूर्व जब लास्ट में जब पेपर समाप्त होने वाला होगा तब आपको बता दिया जाएगा कि 15 मिनट रह गए हैं। तो पूरा ये 31 पेजेज का है, बहुत ज़्यादा है। पूरा अगर दिखाने पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बाकी हमने देखा था, इसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आईडी कार्ड वगैरह, पेन वगैरह ये सब ले लीजिएगा आप। आईडी की फ़ोटोकॉपी और आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, उसके पीछे रोल नंबर आपका लिखा हुआ और कुछ उसके साथ नाम भी लिखना है। इसके अलावा सैनिटाइज़र की बोतल आप लेकर के जा सकते हैं। कोई भी आपका आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस प्रकार से। एडमिट कार्ड पर जो निर्देश दिया हो उस निर्देश को आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, एएनएम भर्ती में 380 सीटों पर आज हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है 380 सीटों पर। और हमने आपको बताया था कि इसमें जो ग्राउंड लगाया गया है कि ये 380 जो एसटी की सीटें हैं इन्हें एससी को दे दी जाए, इन सीटों को रिक्त न छोड़ा जाए। ईडब्ल्यूएस सीटें जो है जोड़ी गई थी 277 सीटें, इनको जो है अनरिजर्व में जोड़ा गया था। इनको आप जनरल में मत समझिएगा, इनको अनरिजर्व में जोड़ा गया था। अनरिजर्व जनरल की सीटें नहीं होती है, अनरिजर्व किसी की सीटें नहीं होती है, अनारक्षित बोला जाता है इनको, अनरिजर्व ही नाम इनका है। तो 277 सीटें जब जुड़ी थी अनरिजर्व में तो वहाँ पर सभी को मौका मिला था, जो ओवर मेरिट के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे और प्लस जो जनरल के अभ्यर्थी रहे होंगे। लेकिन जो 380 सीटें हैं इनको ना तो सबको दिया गया, समायोजित किया गया, अनारक्षित में जोड़ा गया, और ना ही इन सीटों को एससी को दिया गया जैसे कि मांग की जा रही है। इन सीटों को खाली छोड़ दिया गया। बेंच में बदलाव होने की वजह से मामला जो है पिछले 3-4 दिनों से जिस बेंच में मामला लग रहा है उस बेंच में सुनवाई हो नहीं पा रही, मामला फिर ट्रांसफ़र हो रहा है। आज भी मामला ट्रांसफ़र हुआ था, केस टेकअप हुआ था, लेकिन सुनवाई बहुत ज़्यादा हो नहीं पाई प्रॉपर तरीके से। और आप देखेंगे 17 नवंबर की डेट फिर से लगा दी गई है, और डेट यहाँ पर फिक्स है, 17 नवंबर की डेट फिर से लगा दी गई है। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर बेंच डिसाइड हुआ नहीं है, तो बेंच डिसाइड होते ही केस स्टेटस फिर से अपडेट होगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा। 17 तारीख की डेट लगी है, आज 14 तारीख को सुनवाई हुई, और आज सुनवाई में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, 17 तारीख की डेट लगा दी गई है। आप देखेंगे मामला पहले नीरज तिवारी सर की बेंच में लिस्टेड हो रहा था, उसके बाद फिर आप देखेंगे 10 तारीख को सौमित्र दयाल सिंह सर की बेंच में मामला लिस्टेड हुआ था, उस दिन भी सुनवाई हो नहीं पाई थी। फिर मामला 14 यानी आज के लिए संगीता चंद्रा जी की बेंच में लगा हुआ था, यहाँ पर भी जो है सुनवाई हो नहीं पाई। केस टेकअप होना और सुनवाई होना दोनों में फ़र्क है। केस टेकअप तो हुआ लेकिन उस पर सुनवाई हुई नहीं।
आप देखेंगे मामला जैसे टेकअप हुआ तुरंत दूसरे मामले का नंबर लग गया था, तो बहुत ज़्यादा उस पर समय दिया नहीं गया और सीधे सीधे वहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग डेट लगा दी गई है। बाकी अगर कोर्ट ऑर्डर आता है तो आप सभी को उसकी अपडेट बता दी जाएगी। जो भी कोर्ट ऑर्डर होगा, प्रतिमा सोनकर एंड 39 अदर्स के नाम से याचिका पड़ी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 380 सीटों के लिए कि एसटी की सीटें हैं इनको एससी को दी जाएं। ठीक है, तो कोर्ट ऑर्डर आने के बाद या जो कुछ भी आगे की अपडेट होगी आप सभी को बता दिया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।